हेलो फ्रेंड्स, यूनिट 24 क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, रेलवे की तैयारी, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में ये हम लोग का फिजिक्स का सेशन चल रहा है और फिजिक्स के सेशन के दौरान ये हम लोग का सेकेंड क्लास है। ठीक है, सेकेंड क्लास है जिसमें गति का फर्स्ट क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये सेकेंड क्लास है, गति का ही सेकेंड पार्ट चलेगा। और हम लोग एनसीईआरटी को क्यों लेके आए हैं साइंस के लिए? तो एनसीईआरटी को इसलिए लेके आए हैं हम लोग साइंस के लिए क्योंकि हम लोग पिछले सेशन मतलब पिछले वर्षों में जो एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप डी का, उसमें हम लोग देखे हैं साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। और साइंस का प्रश्न बनाता कहाँ से है? तो वो 95% डायरेक्टली एनसीईआरटी से होता है या तो फिर एनसीईआरटी से क्या होता है, रिलेटेड होता है। इसलिए हम लोग स्टार्ट किए हैं एनसीईआरटी का सेशन और हम लोगों ने फर्स्ट सेशन अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आप नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिएगा। और इसमें कहा भी जाता है कि जो ईश्वर है, ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है, संबंधों में नज़दीकियाँ या दूरियाँ बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। सही भी है कि ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है, बाकी संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ानी है या दूरियाँ बढ़ानी है, इसका काम तो व्यक्ति स्वयं करता है। चलिए, यही सब बातों के साथ हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोगों ने तो ये डिस्कशन कर लिया था, कहाँ तक कर लिए थे हम लोग, गति का वर्णन स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं दिशा के साथ चाल। ठीक है, दिशा के साथ चाल इसमें है कि किसी वस्तु की गति की दौर और भी अधिक व्यापक हो सकती है। जैसे कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसकी की जो गति की दर क्या होती है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिया था कि जो वस्तु की गति की दर है वो और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर हम गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। जैसे हम लोग चाल को जो निकालते हैं उसमें दिशा का ज़रूरत, डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन इसको मतलब ये और भी व्यापक हो सकता है अगर हम लोग चाल के साथ साथ किसका व्यक्त करें, दिशा का भी व्यक्त करें। ठीक है, मतलब दिशा का भी जानकारी रखें चाल के साथ साथ कि चाल तो है लेकिन वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, अगर हम उसका भी जानकारी रखेंगे तो ये और अधिक व्यापक हो सकता है। सो बोल रहा है वह राशि, मतलब कि जो इन दोनों को डिस्कस करेगा, ठीक है, मतलब कि चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। तो वेग हम लोग किसको कहते हैं? तो जो चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करे उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग वेग कहेंगे। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन इसका हो जाएगा कि किसी निश्चित दिशा में, यानी एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। मतलब किसी निश्चित दिशा में अगर हम लोग अपना चाल चल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। ठीक है, किसी वस्तु का वेग, किसी भी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछला क्लास में ये डिस्कस किया था कि जो चाल है वह समान और असमान दोनों हो सकता है, उसी प्रकार से वस्तु का जो वेग है वो भी समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। क्या चीज़? कि गति की जो समान या असमान है वो किसके ऊपर डिपेंड है? तो चाल, गति की दिशा, मतलब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। अगर चाल को हम स्पीड कर दें या धीमा कर दें तो उसका प्रभाव वेग पे पड़ेगा। गति की दिशा को परिवर्तन कर दें तो उसका प्रभाव भी वेग पे पड़ेगा। या दोनों चीज़ को परिवर्तन के मतलब कि क्या करें, परिवर्तन के साथ परिवर्तित करते हैं तो ये दोनों का भी प्रभाव वेग पे पड़ेगा। अब देखिए, जैसे समझते हैं कि यदि एक वस्तु है वह सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है। ठीक है, मतलब कि जो वस्तु है, ठीक है, वो सीधी रेखा में चल रही है, लेकिन चल किस तरह से रही है? तो अपनी चाल को बदलते हुए चल रही है, कभी ज़्यादा कर रही है तो कभी कम कर रही है। तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से चाल कभी ज़्यादा रहता है कभी कम रहता है तो उसमें हम लोग औसत चाल को ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार से वेग भी अगर अपनी चाल को बदलती हुई चल रही है तो इसमें भी हम लोग औसत वेग को निकालेंगे। ठीक है, इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही है। अब हम लोग अगर औसत वेग का बात करें तो जिस प्रकार से औसत चाल का गणना करते हैं उसी प्रकार से हम लोग औसत वेग का गणना करेंगे। ठीक, यदि वस्तु का वेग
समान रूप से परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, समान रूप से परिवर्तित कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि समान रूप से परिवर्तित मीन्स कि 1 सेकंड में वो 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, फिर अगले सेकंड में वो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड हो जा रहा है, फिर अगले चौथे सेकंड में वो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। मतलब समय के साथ, मतलब फिक्स टाइम में वो फिक्स अपने चाल को चेंज करता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि अगर वस्तु का वेग जो है सो समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पे चाल बढ़ने की जगह घटने का भी कह सकते हैं कि समान रूप से घट रहा है। ठीक है, यानी कि परिवर्तित हो रहा है में दोनों शामिल हो गया, बढ़ना भी और घटना भी। तब दिए गए प्रारंभिक वेग, जो प्रारंभिक वेग होगा, ठीक है, प्रारंभिक वेग कहने का मतलब यहाँ पे है फर्स्ट में जो वस्तु का वेग होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट में, स्टार्टिंग समय में जो वेग होगा सो, और अंतिम वेग, अंतिम समय में क्या वेग होगा जिस टाइम का हमको निकालना है, उसके अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि औसत वेग अगर ये कब लगेगा, ये फॉर्मूला जब समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, वस्तु का जो वेग है वो समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइड बाई 2, यानी प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग दोनों को जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत वेग ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है भी एवरेज वेलोसिटी। ए भी हो गया एवरेज, वी से हो गया आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंग्लिश में हिंदी में वेग कहते हैं, यू आपका हो गया प्रारंभिक वेग और भी हो गया आपका अंतिम वेग, उसको ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, कि अगर हम भी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो यू प्लस वी डिवाइड बाई 2, ये शॉर्ट फॉर्म फार्मूला होगा। ठीक, जहाँ पे वही चीज़ बताया है कि भी ए भी औसत वेग है, यू प्रारंभिक वेग तथा भी वस्तु का अंतिम वेग है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि चाल तथा वेग दोनों का जो मात्रक है वो क्या होता है, समान होता है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, चाल और वेग दोनों का जो मात्रक होगा वो मीटर पर सेकंड होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि एक कुछ क्रियाकलाप है जिसको आप पढ़ लीजिएगा खुद से। न्यूमेरिकल दिया गया है उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल आपका ये है कि यात्रा शुरू होते समय, जब यात्रा शुरू होती है तो जो कार है उसका ऑडोमीटर, ऑडोमीटर क्या होता है, आप कार देखे होंगे, कार या बाइक जो भी होगा, आप उसमें देखते हैं कि मीटर लगा होता है जिसमें बताता है कि वो कितना किलोमीटर चला है। मतलब कि अगर हम लोग बाइक खरीदने भी जाते हैं सेकेंड हैंड तो उसमें देखते हैं कि अरे कितना किलोमीटर बाइक चला है, 10,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, कितना किलोमीटर बाइक चला है। तो वो जो मीटर है ना उसको हम लोग बोलते हैं ऑडोमीटर। तो वही बोल रहा है कि जब यात्रा शुरू होती है तो कार का जो ऑडोमीटर है वो 2,000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति होने पर वो 2,400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे ये है प्रश्न का कि जो कार है वो कितना दूरी ट्रैवल किया, तो 2,400 माइनस 2,000 यानी कि 400 किलोमीटर दूरी को वो ट्रैवल किया। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है आपका कि यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल ज्ञात करना है। ठीक है, किसमें, तो किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में। अभी हम लोगों ने वेग के बारे में बात की लेकिन वेग के बारे में इसमें नहीं पूछा है, इसमें आपको औसत चाल पूछा। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी डिवाइड बाय तय करने में लिया गया समय। ठीक है, तो तय की गई कुल दूरी हम लोगों को कितना निकल गया, 400 किलोमीटर, और यात्रा करने में लिया गया समय कितना है, तो 8 आवर। ये कट के कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। और ये क्यों करते हैं, ये तो आपका मैथ का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, कभी और देखेंगे। ये आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 250 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकेंड, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब मीटर पर सेकेंड अगर इसको हम पॉइंट में लाना चाहें तो 18 को डिवाइड करना पड़ेगा 250 से, तो 1 भर में 18, 7 बचेगा, कट गया 0, 18 तिया 54, 18 चौक 72, तो 18 तिया 54, ये बच गया 16, यानी 13 पॉइंट समथिंग आएगा। और भी देखना चाहें तो 0 बैठाएंगे, फिर 18 का पहाड़ा में 18×5 = 90, 18×6 = 108, 18×7 = 126, 18×8 = 144, 13.8 मीटर पर सेकेंड, लगभग 13.8 मीटर पर सेकेंड आएगा आपका। ठीक है, देखते हैं इसमें कैसे बनाया। ये हो गया आपका 50 किलोमीटर पर आवर और ये 13.9, यानी कि एक बढ़ा करके उसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये 13.9 मीटर
पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में, और किलोमीटर पर आवर में 50 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये औसत चाल हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आपका कि ऊषा जो है सो 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। ठीक है, एक तालाब है जो कि कितने मीटर है, तो 90 मीटर है। ठीक है, और ऊषा तैरना प्रारंभ करती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। ठीक है, सरल रेखीय पथ पर जाती है, एक रेखा से एक सिरे से दूसरे सिरे पर, तथा वापस आती है, और फिर से क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी तय की। ठीक है, कितना टाइम में, तो 1 मिनट में। तो ये आपका हो जाएगा, दूरी हो गया आपका इसमें 180 मीटर, और समय दे दिया आपका कितना, समय दे दिया 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। ठीक है, तय कर दिया। ऊषा की औसत चाल ज्ञात करें और औसत वेग ज्ञात करें। यहाँ पे औसत चाल भी पूछा है और औसत वेग भी पूछा है। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी डिवाइड बाय कुल समय। तो कुल दूरी आपका कितना हो गया, 180, तो औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर, 1 मिनट में इसको क्लियर कर लेता हूँ। औसत चाल बराबर हो गया आपका, औसत चाल हो गया आपका, कुल दूरी कितना है 180 और डिवाइड बाय 60 सेकेंड। तो ये कट जाएगा और ये 3 बार में, तो 3 मीटर पर सेकेंड, ये औसत चाल हो गया। ठीक है, अब औसत वेग, तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, औसत वेग बराबर होता है, औसत वेग बराबर मतलब विस्थापन, यहाँ पे विस्थापन लेते हैं ना, डिवाइड बाय समय। तो जब ये ऊषा जो है सो यहाँ से चलना प्रारंभ किए और फिर वहाँ से वापस यहीं पे आ गई, तो इसका जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो 0 डिवाइड बाय समय कितना भी ले, वो 60 सेकंड ले, 20 सेकंड ले, 50 सेकंड ले, कुछ भी ले, तो उसका कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। वेग उसका क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं इसमें कैसे बनाया। 1 मिनट में ऊषा का जो विस्थापन है वो 0 मीटर है, औसत चाल बराबर 3 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। औसत वेग निकल के आई आपका 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेग में परिवर्तन की दर। और ये तो हम लोग जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इतना तो आता ही होगा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान, क्या बोल रहा है, एक समान सरल रेखीय गति के दौरान कोई वस्तु है वो एक समान मतलब सेम स्पीड से चल रही है। ठीक है, सेम टाइम पे सेम स्पीड पे चल रही है, और लेकिन किस दिशा में चल रही है, तो सरल रेखीय गति के दौरान सरल रेखीय गति में चल रही है। समय के साथ वेग नियत रहता है। तो समय के साथ क्या होता है, जो उसका है वेग वो क्या होता है, नियत होता है। क्योंकि वेग कब परिवर्तन होता है, जब वो चाल में परिवर्तन हो या आपका दिशा में परिवर्तन हो, तब ना परिवर्तित होता है। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है कि समय के साथ मतलब एक समान चाल से चल रही है, तो इसका वेग जो है सो क्या होगा, नियत रहेगा। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यानी इस अवस्था में क्या होगा, वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होगा। यद्यपि लेकिन असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। जो वेग है वो समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है, और इसका जो मान है वो विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता। ठीक है, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य कैसे होगा, जब असमान चाल से चलेगा तो कभी स्पीड में कभी कम में। तो वही बोल रहा है कि क्या हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का प्रश्न पूछे तो इस तरह का प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। क्या है, किसी वस्तु के प्रति इकाई समय यानी एक यूनिट समय में वेग परिवर्तन की माप है। किसकी माप है, तो वेग परिवर्तन की माप है। मतलब वेग किस मतलब कि क्या बोलते हैं, किस दर से परिवर्तन कर रहा है उसका माप है। ठीक है, अर्थात अगर हम लोग देखेंगे तो त्वरण का फॉर्मूला देखेंगे अगर हम लोग त्वरण का, तो डायरेक्टली हम लोग के देखें वेग में परिवर्तन डिवाइड बाय लिया गया समय। मतलब वेग में कितना परिवर्तन किया और कितना समय लिया वो परिवर्तन करने में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। जैसे यदि वस्तु का अगर प्रारंभिक वेग u है और समय t है, और t समय में बदलकर वो v हो जाता है वेग उसका, तो त्वरण होगा एक्सेलरेशन। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। a = v - u डिवाइड बाय t। मतलब कि अंतिम वेग कितना है 100 और पहले का वेग कितना है 100, दोनों को घटा देंगे और उसको समय से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा आपका एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की गति को
त्वरित गति कहा जाता है। अगर इस तरह से गति होती है जिसमें त्वरण उत्पन्न होता है तो इस प्रकार की जो गति होगी उसे त्वरित गति कहा जाता है। ठीक है, कौन सी गति कहा जाता है? तो त्वरित गति। त्वरण के कारण गति हो रहा है तो उसे हम लोग त्वरित गति कहेंगे। ठीक है, यदि त्वरण वेग की दिशा में है, मतलब मतलब कि वस्तु जिस वेग से, मतलब कि वेग के साथ चल रहा है, ठीक है, और वो जिस दिशा में चल रहा है और त्वरण भी उसी दिशा में है तो इसे धनात्मक रूप लिया जाता है, तथा यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। और त्वरण का जो मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपको ये समझने में कठिनाई हुआ, यहाँ पर ये समझने में कठिनाई हुआ होगा कि त्वरण है ये तो कम में, मतलब ज़्यादा और कम स्पीड चल रहा है, वेग मतलब कि ऊपर नीचे हो रहा है तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे भाई वेग की दिशा में त्वरण कैसे चलेगा और वेग के विपरीत दिशा में कैसे त्वरण चलेगा? तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि वस्तु जो है सो इधर, मतलब सॉरी वस्तु जो है सो इस और गति कर रहा है। ठीक है, मतलब वेग का जो डायरेक्शन है वो इस साइड में है। ठीक है, और क्या होता है कि वस्तु जो मूवमेंट कर रहा है, अगर उसका मतलब कि वेग बढ़ रहा है, मतलब कि ये थोड़ा स्पीड चलना प्रारंभ कर दिया, ठीक है, मतलब त्वरण क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, मतलब वेग को सपोर्ट कर रहा है त्वरण। त्वरण जो है सो क्या कर रहा है? वेग को सपोर्ट कर रहा है, मतलब जिस ओर वस्तु जा रहा है त्वरण भी उसी ओर उसको धकेल रहा है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि त्वरण उसको पीछे की ओर खींचेगा, जैसे कि आप हवा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं या घर्षण ज़्यादा लग रहा है तो विपरीत दिशा में लगेगा, तो जो वेग होगा वो क्या होते जाएगा? धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो इस टाइम पे वेग, आपको वेग को क्या कर रहा है? त्वरण क्या कर रहा है? वेग को पीछे की ओर खींच रहा है, तो उस टाइम क्या होगा? त्वरण नेगेटिव होगा। वही चीज़ बोल रहा है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है त्वरण का? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। ये चीज़ आप लोगों ने देखा, वस्तु के त्वरण को क्या कहा जाता है? एक समान त्वरण कहा जाता है। कब? जब समान गति से चले। ठीक है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। स्वतंत्र रूप से एक वस्तु गिर रही है, ठीक है, तो उसमें तो वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उस टाइप की गति को क्या कहेंगे हम लोग? एक समान त्वरित गति कहेंगे। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उसका वेग किस रूप से बदलता है? असमान रूप से बदलता है, कोई इसका शेड्यूल नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। जैसे कि कार कभी आपका 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, कभी 80 किलोमीटर, कभी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो इस टाइप का जो गति है उसको बोलेंगे हम लोग असमान त्वरण के साथ गतिमान। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिया है जो आपको देखना है। अब देख लेते हैं हम लोग, कुछ प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न आपका है कि विरामावस्था से, कहाँ से? विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। तो शुरू में क्या था? विरामावस्था था, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? u इक्वल टू ले लेंगे 0। ठीक है, से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकेंड में t इक्वल टू हो गया 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो v इक्वल टू बाद में कितना वेग हो जाता है? 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया? वेग हो गया। ठीक है, वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग, ये तो फर्स्ट सेशन में हो गया। ठीक है, अब ब्रेक लगाने के बाद इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो अब दूसरा राउंड में देखेंगे तो अभी कितना चल रहा है? साइकिल का प्रारंभिक वेग कितना है? तो प्रारंभिक वेग 6 मीटर पर सेकंड है, टाइम लगता है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड टाइम लगता है, और भी जो है सो फिर से वेग कितना हो जाता है? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आशा करते हैं कि आप प्रश्न समझ गए होंगे। अब हमको निकालने क्या बोला है? तो निकालने बोला है कि दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो साइकिल के त्वरण की गणना करने के लिए तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या आता है? a इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो जब फर्स्ट टाइम में बात करें a1, फर्स्ट टाइम में बात करें तो v कितना है यहाँ पे? 6, और u कितना है आपका? 0। ठीक है, और डिवाइड बाई टी 30, तो ये कितना हो जाएगा? 6 डिवाइड बाई 30 यानी 1/5 यानी 0.20। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये किस में आया है आपका? तो ये पॉजिटिव में आया। अब जो चीज़ हम पीछे समझाए थे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है, अब देख लीजिए। 0 के वेग से चल रहा था और बाद में 6 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चलने लगा, मतलब इसका स्पीड क्या हो गया? बढ़ा, यानी वेग भी बढ़ा। तो ये त्वरण जो क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है ना उसको, तो ये पॉजिटिव में आया। अब देखते हैं दूसरा में।
दूसरा में आपका हो गया, देखते हैं दूसरा में, एक मिनट। दूसरा आपका ये हो गया, दूसरा में कि यहाँ पे v माइनस यू डिवाइड बाई टी निकालेंगे तो त्वरण निकलेगा, ठीक है। ये a2 मान लेते हैं। यहाँ पे v 4 है और u 6 है और डिवाइड बाई टाइम कितना है 5, तो ये देखो घटेगा तो कितना हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 5, यानी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये किस में आएगा तो माइनस में आएगा। और यहाँ पे देख लीजिए आप, स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी त्वरण क्या कर रहा है, उसको पीछे की ओर खींच रहा है, इसलिए किस में आया, ये माइनस में आया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है खास करके ग्रुप डी के लिए, क्योंकि आप देखे होंगे पिछले बार जो एग्जाम में हुआ, पिछले एग्जाम में न्यूमेरिकल अच्छा खासा पूछा था। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें आंसर कितना लाया है भाई, तो माइनस में 0.4 मीटर पर सेकेंड और ये 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे में है आपका गति का ग्राफीय प्रदर्शन, मतलब जो गति है ना उसको हम लोग ग्राफीय प्रदर्शन कैसे देंगे। ठीक, मतलब गति को ग्राफीय रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो उसके बारे में अध्ययन है आगे। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, किसमें, तो नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से छोटा छोटा पार्ट बना करके मैं अपलोड करूँगा, ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो कि एक ही बार में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। मैं इस तरह से कंप्लीट करूँगा कि मैं आज अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको टाइम मिल जाता है ये अच्छे से फिर रिविजन करने का, आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने का टाइम मिल जाता है। और फ्रेंड्स, इससे बाहर प्रश्न आएगा भी नहीं। साइंस का जो भी प्रश्न है आपको एनसीईआरटी से मिलेगा। जब मैं PYQ सेशन लेके आऊँगा ना, जब मैं PYQ सेशन लेके आऊँगा तब मैं दिखाऊँगा कि ये कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो सारा PYQ जो भी होगा वो सब एनसीईआरटी से पूछा गया है। और साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ के आप निफिकीर हो जाइए। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। ये जो निकाल देना कोचिंग के लिए साइंस का बुक ये वो, वैसा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।